आप जेडीयू और टीडीपी को उप प्रधानमंत्री का पद देते हैं तो ये जो 37 सीटें लेके बैठी है समाजवादी पार्टी, जो 29 सीटें लेके बैठी है ममता बनर्जी टीएमसी, जो द्रमुक है डीएमके जो 22 सीटें लेके बैठी है, या उद्धव ठाकरे जो 9 सीटें और शरद पवार जो 8 सीटें लेके बैठे हैं, ये शांति से बैठे रहेंगे? कि एक बार मौका इंडी गठबंधन को सरकार बनाने का दिया जाना चाहिए, ताकि ये भी सामने निकल के आए कि खटाखट 8,500 रुपये लोगों के बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेंगे, किस प्रकार से सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, और किस प्रकार से जो संपत्ति है उसका सर्वे कराकर उसका समान रूप से वितरण किया जाएगा। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस बार किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर अकेले बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार चलाई थी। इस बार जो है एनडीए गठबंधन को तो बहुमत मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 32 कदम पीछे, यानी कि 32 सीटें जो हैं वो उसकी कम रह गई हैं। इसके बाद से जो विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के सिंपैथाइजर हैं, या उनके कहा जाए कि बहुत ज़ोर शोर से सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले बुद्धिजीवियों का वर्ग है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स का जो वर्ग है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार एनडीए की जगह इंडी गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी गठबंधन के नेता आ सकते हैं और विपक्षी गठबंधन की सरकार बन सकती है। इनके ख्याली पुलाव का आप स्तर समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो दल बदल करने के लिए काफ़ी कुख्यात हैं, वो राजग का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन के साथ आ जाएंगे, क्योंकि इस इंडी गठबंधन की नींव उन्हीं ने रखी थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के एक दल है तेलुगु देशम पार्टी, उसके नेता चंद्रबाबू नायडू, वो भी एनडीए का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन के साथ आ जाएंगे। अब ये लोग क्यों छोड़ के आ जाएंगे, इसका उन पर कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये चूंकि ये नेता दल बदल करते रहते हैं, इसलिए ये लोग इंडी गठबंधन के साथ आ जाएंगे एनडीए को छोड़ के। और इसके अलावा जो वो दूसरा कारण बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भाई, जब उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप है कोई भी नेता बहुत आसानी से टूटकर दूसरे खेमे में जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना क्या है, आज आंकड़ों और तथ्यों तर्कों के आधार पर हम इसको जांचने का प्रयास करेंगे। आप ये समझ लीजिए, पहले दोनों गठबंधनों की स्थिति समझिए। वर्तमान में जो एनडीए है राजग, उसके पास में कुल 293 जो हैं वो सांसद का जो है उनके पास में गठबंधन है, जो चुनाव जीत करके पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 32 सीटें दूर है। जो आपका इंडी गठबंधन है, उसके कुल मिलाकर 233 सांसद जीत करके संसद में पहुंचे हैं, और इसके सबसे बड़े दल कांग्रेस ने 99 सीटों पर विजय हासिल की है, उसकी 100 सीटें भी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में ये अंदाज जो लगाया जा रहा है कि 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू और 12 सीटों वाले जो नीतीश कुमार हैं, वो अगर एनडीए का साथ छोड़ करके अलग हो जाते हैं तो एनडीए को बहुमत हासिल नहीं होगा, वो सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या इन दोनों ही नेताओं के इंडी गठबंधन में आ जाने पर
इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, क्या उसको बहुमत हासिल हो रहा है? तो देखिए, इंडी गठबंधन की आज की डेट में जो कुल सीटें हैं वो 233 हैं। इसमें हम 28 सीटें इन दोनों नेताओं की जोड़ भी दें तो ये योग बनता है जाकर 233 में 28 जोड़े 261, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 11 सीटें कम। तो भला किस प्रकार से जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है? दूसरी बातें जो वो कह रहे हैं कि इनको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा इसलिए ये इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं, तो इसको भी आंकड़ों के नजरिए से समझने का प्रयास कीजिए। इंडी गठबंधन में जो अन्य दल हैं, जो बड़े दल हैं, मैं छोटे दलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 2 और 3 सीटों वाले दलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रमुख दल हैं उनमें सपा है, समाजवादी पार्टी, उसकी 37 सीटें हैं, 37। तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें हैं और द्रमुक डीएमके जो तमिलनाडु से आती है उसकी 22 सीटें हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली इसकी 9 सीटें हैं और शरद चंद्र पवार उनकी एनसीपी के पास 8 सीटें हैं। तो इस तरीके से ये दल, अगर आप जेडीयू और टीडीपी को उप प्रधानमंत्री का पद देते हैं तो ये जो 37 सीटें लेके बैठी है समाजवादी पार्टी, जो 29 सीटें लेके बैठी हैं ममता बनर्जी टीएमसी, जो द्रमुक है डीएमके जो 22 सीटें लेके बैठी है, या उद्धव ठाकरे जो 9 सीटें और शरद पवार जो 8 सीटें लेके बैठे हैं, ये शांति से बैठे रहेंगे, ये किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ दल ऐसे हैं जिनकी चिंताएं हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि ये जो सरकार बनेगी ये और कड़े फैसले लेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, तो जो लोग ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के शिकंजे में फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, वो लोग तो हो सकता है कि चाहें कि किसी तरीके से कुछ समय के लिए गैर भाजपा दलों की एक सरकार बन जाए ताकि वो अपने इन मुकदमों में कुछ राहत पा सकें, विभागों पर दबाव बना सकें ताकि उनको कुछ ढील मिल सके। लेकिन आप सोच के देखिए कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो इस तरह का कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं चल रहा। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी पे कोई मुकदमा नहीं है, हालांकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पे मुकदमा है लेकिन उन पर नहीं है। शरद पवार भी इस तरह के किसी बहुत बड़े मामले में नहीं फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं संजय राउत वो जरूर फंसे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे भी इस तरह के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं फंसे हुए हैं। डीएमके यानी स्टालिन, उन पे भी ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि ईडी सीबीआई की कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ या भ्रष्टाचार के किसी बहुत बड़े मामले में फंसे हों। हाँ, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो तो बिना शर्त समर्थन देने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनके सारे के सारे नेता लगभग जो प्रमुख नेता हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, बहुत सारे नेता आकंठ भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे हुए हैं। मैं आरोप कह रहा हूं लेकिन वो उसके बहुत सारे प्रमाण जांच एजेंसियां न्यायालय के सामने रख रही हैं, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। वाम दल वो किसी भी कीमत पर समर्थन देने को राजी हो जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी तो आज भी बहुत नाराज हैं। राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के बधाई संदेश का जवाब भी नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जी भी कोई बहुत सहज नहीं है। तो आखिर ये नेता, अगर जेडीयू और टीडीपी को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो अपनी उपेक्षा को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर इतने पे भी राजी हो जाएं तो विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन का आंकड़ा 261 पर पहुंच करके रुक जा रहा है। इसके अलावा उसके लिए 11 और सांसदों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो 11 सांसद ये इंडी गठबंधन कहां से लाएगा? जबकि 293 में से अगर हम 28 घटा दें तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राजग जो है वो 265 पर पहुंचता है, यानी कि उसके लिए
7 सांसदों के समर्थन की और आवश्यकता पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी 7 सांसद नहीं जुटा पाएगी और कुल मिलाकर के 32, और इंडी गठबंधन जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को उप प्रधानमंत्री का पद दे देंगे, उसके बाद भी उनको 11 सांसदों की व्यवस्था है, वो इनकी व्यवस्था कर लेंगे। यहाँ एक चीज और समझने की है, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, जो उनका दल है टीडीपी, उसने भारी बहुमत हासिल किया है आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। तो वो आंध्र प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में आएंगे, ये भी एक संदेह है, क्योंकि इस तरह का प्रयास करके अपनी जमीन खो चुके हैं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उन्होंने भी राष्ट्रीय राजनीति में हाथ पैर आजमाने के लिए, दांव आजमाने के लिए अपनी पार्टी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम बदलकर बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति कर दिया था, और अखिल भारतीय पार्टी उनको उसको बनाने के प्रयास में जुट गए थे। नतीजा ये रहा कि आज वो पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बीआरएस बन चुकी है, उसका अस्तित्व राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन जो जनप्रतिनिधित्व के मामले में, चाहे तेलंगाना की विधानसभा हो गई या फिर देश की लोकसभा, उसमें नगण्य हो गया है, बहुत कमजोर हो गई है। तो इस तरह की चूक क्या चंद्रबाबू नायडू करेंगे कि वो अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दें और खुद राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएं इंडी गठबंधन के साथ? अब ये तय मान के चलिए, यदि कोई ऐसी परिस्थितियां बनती जिसकी संभावना ना के बराबर है कि सरकार विपक्षी गठबंधन की बन जाए, तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। भले ही कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र बांटा हो, जिसमें वो 1-1 लाख रुपया प्रतिवर्ष लोगों को देने की बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही सरकार बनेगी वो खटाखट 8,500 रुपये मांगने वालों की लाइन कांग्रेस दफ्तरों पर और उनके सांसदों विधायकों के कार्यालयों के सामने लग जाएगी। और देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी उसके बाद अगर कांग्रेस ने दे दिया तो वो सबके सामने आ जाएगी। देश इस हालत में नहीं है कि इस तरह से इतनी बड़ी राशि किसी को यूं ही दे दे और उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था बची रह पाए, ये संभव ही नहीं है। उन्होंने नारे गढ़े, इसके आधार पर वोट हासिल कर लिए, ये एक अलग बात है। जिस तरह का नारा गढ़ा उन्होंने कि संविधान ख़त्म करने जा रहे हैं, आरक्षण जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, दोबारा चुनाव नहीं होंगे, वो लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे, या फिर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशियों के चयन में या उसके प्रत्याशियों की जिस प्रकार के प्रति जो नाराज़गी थी जनता में, उसको समझ पाने में नाकाम रही। ये एक शोध का विषय है। लोगों को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी नीति में कामयाब हुई हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति जो नाराज़गी थी लोगों में, जो उदासीनता थी उनके कार्यकर्ताओं में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा है। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, अपेक्षित नहीं रहा है। 240 सीटें कम नहीं हैं। दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो 99 सीटों पर टिकी हुई है। इसके बाद भी लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है, जो सैकड़ा पार नहीं कर पाए। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश की सत्ता पर अपना प्रभुत्व बना के रखा। वो आज 100 सीटें हासिल करने के लिए भी तरस रहे हैं। इसके बावजूद लगातार तीसरी बार जो गठबंधन सत्ता में आया है, सरकार बनाने जा रहा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी नैतिक हार हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। आप ये मान के चलिए, सरकार तो फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही बन रही है, और अगर इस सरकार को चलने में रोड़े अटकाने का प्रयास किसी भी सहयोगी दल के द्वारा किया गया तो मुझे लगता है कि एक बार मौका इंडी गठबंधन को सरकार बनाने का दिया जाना चाहिए, ताकि ये भी सामने निकल के आए कि खटाखट 8,500 रुपये
लोगों के बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेंगे, किस प्रकार से सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा और किस प्रकार से जो संपत्ति है उसका सर्वे कराकर उसका समान रूप से वितरण किया जाएगा। मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त आरक्षण दिया जा रहा है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, CAA को किस प्रकार से उसे संशोधित करेंगे, उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, 370 की बहाली कैसे की जाएगी, ये देखने की बहुत सारे लोगों की इच्छा है। इसलिए यदि बहुत ज़्यादा दबाव बनता है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सरकार बनाने के अपेक्षा एक बार इंडी गठबंधन को सत्ता चलाने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने इन चुनावी वायदों को पूरा करने का प्रयास कर सके। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।